है फ्रेंड्स, आज 19 अक्टूबर है और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इंट्रोडक्शन। Wordsworth, with the help of History Coleridge, wrote a collection of poems by the name of Lyrical Ballads. वर्ड्सवर्थ और एस्ट्री कॉलेज बड़े गहरे दोस्त थे। उन्होंने मिलकर शायरी का एक मजमुआ लिखा जिसे लिरिकल बैलेड्स का नाम दिया जाता है। There were 23 poems in Lyrical Ballads. लिरिकल बैलेड्स में कुल 23 पोएम्स थीं। 19 of them were written by Wordsworth and 4 by एस्ट्री कॉलरिज। लिरिकल बैलेड्स की 19 पोएम्स जो हैं वो वर्ड्सवर्थ की थीं, जबकि 4 पोएम्स जो हैं उनको कॉलरिज ने लिखा था। द फर्स्ट अमंग दीज पोएम्स वॉज बाय एस्ट्री कॉलरिज। लिरिकल बैलेड्स की सबसे पहली पोएम जो है उसको लिखा था एस्ट्री कॉलरिज ने और उसका नाम था राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। लिरिकल बैलेड्स और इसके फ़र्क जो एडिशंस हैं। द फर्स्ट एडिशन केम इन 1798। इसका जो पहला एडिशन था लिरिकल बैलेड्स का, उसमें वर्ड्सवर्थ ने सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था एडवर्टीजमेंट के तौर पर। इसका दूसरा एडिशन आया था 1800 में, फिर उसमें वर्ड्सवर्थ ने डिटेल के साथ प्रेफेस लिखा था, और तीसरा एडिशन आया था 1802 में, जिसके बारे में कॉलेज ने लिखा था, इट इज़ हाफ अ चाइल्ड ऑफ माई ओन ब्रेन। ये मेरे जहन का एक आधा बच्चा है। तीसरी दफ़ा जो एडिशन आया था 1802 में, उसमें प्रेफेस को रिवाइज किया गया था। चूँकि कॉलेज और वर्ड्सवर्थ दोनों दोस्त थे, इन्होंने बाहमी मुशावरत के साथ इस प्रेफेस को तरतीब दिया था। इसका चौथा एडिशन आया था 1805 में, यानी लिरिकल बैलेड्स का। उसमें फिर एक दफ़ा प्रेफेस को रिवाइज किया गया, लेकिन जो बेसिक व्यूज़ हैं वो वैसे ही रहने दिए। लिरिकल बैलेड्स विद न्यू थीम्स एंड स्टाइल। लिरिकल बैलेड्स कंटेन पोएम्स विद न्यू थीम्स हैपनिंग इन एवरीडे लाइफ विद अ न्यू स्टाइल। लिरिकल बैलेड्स की जो पोएम्स हैं उनके जो मौज़ूआत हैं वो रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक थे, लेकिन उनका स्टाइल जो है वो नया था। द कलेक्शन ऑफ पोएम्स वॉज एन एक्सपेरिमेंट इन लैंग्वेज यूज़। तो लिरिकल बैलेड्स की जो पोएम्स थीं ये हम कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने लिखा था, ताकि लोग वो तजर्बा कर सकें, एक्सपेरिमेंट कर सकें कि लोग इसका जवाब कैसे देते हैं। वर्ड्सवर्थ यूज्ड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। उसमें वर्ड्सवर्थ ने ज़ुबान जो है वो कन्वर्सेशनल यूज़ की थी। चूँकि उनका स्टाइल भी नया था, मौज़ूआत भी नए थे, ज़ुबान भी नई थी, कवायद भी नए थे, इसलिए ज़रूरी था कि वो लिरिकल बैलेंस का एक खूबसूरत प्रेफेस तैयार करें। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन 18th सेंचुरी। इंडस्ट्रियलाइजेशन। 18वीं सदी का लंदन जो है इंडस्ट्री का हब बन चुका था। लोग देहातों से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, और जब वो 18वीं सदी के लोग जो हैं चूँकि मॉडर्न हो चुके थे, उनकी ज़िंदगी में बेचैनी थी, हर वक्त काम काम और काम में मसरूफ़ रहते थे। दूसरा जो एलिमेंट है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का 18th सेंचुरी का, वो है न्यू क्लासिकल राइटर्स। न्यू क्लासिकल राइटर्स की शायरी जो है आर्टिफिशियल थी, अननेचुरल ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, बहुत ज़्यादा सेंसेशनल थी, और उनकी शायरी के जो ज़वाबत हैं वो कदीम शायरी के ज़वाबत से मिलते थे। इस शायरी की लोगों को समझ नहीं आती थी, लोगों को ज़िंदगी के साथ मैच नहीं करती थी, लोग जो ज़ुबान बोलते हैं उनकी ज़ुबान के साथ मैच नहीं करती थी। लिहाजा जो न्यू क्लासिकल राइटर्स की शायरी है वो आम लोगों से बहुत दूर थी, इसको सिर्फ शायर ही समझ सकते थे। इस तनाज़ुर में वर्ड्सवर्थ ने ख्याल किया, उसकी ख्वाहिश थी टू मेक द ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कि जो आम चीज़ें हैं, आम लोग हैं, आम ज़ुबान है, आम ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पर शायरी करके उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए। रोमांटिसिज्म। वर्ड्सवर्थ इज़ द हेरल्ड ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। वर्ड्सवर्थ को रोमांटिक मूवमेंट का बानी ख्याल किया जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का दौर था 1789 में, उधर इंडस्ट्री जो है वो भी ज़ोर पकड़ रही थी, लोग मॉडर्न हो चुके थे, लेकिन शायरी जो है वो
ज़िंदगी के मुताबिक और वक्त के मुताबिक नहीं थी, लोगों के मुताबिक नहीं थी। तो इस तनाज़ुर में वर्ड्सवर्थ ने मुनासिब समझा कि वो न्यू क्लासिकल राइटर से अलग रास्ता इख्तियार करे। मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। Preface to the Lyrical Ballads is a manifesto of the Romantic movement in England. Preface to the Lyrical Ballads रोमांटिक मूवमेंट का मंशूर पेश करता है। प्रेफस में है क्या? प्रेफस जो है, चार चीज़ें जो हैं ये जहन में रखें कि शायर की नेचर, शायर का फंक्शन, शायर का काम क्या है, और शायर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी खसूसियात हैं, उनकी वजाहत करती है। और चौथी बात जो है, प्रोसेस ऑफ पोइट्री। प्रेफस में बयान किया गया है कि शायरी का प्रोसीजर क्या होता है। हु इज़ अ पोइट? वर्ड्सवर्थ इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट पोइट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। वर्ड्सवर्थ राय पेश करता है कि शायर एक ऐसा इंसान है जो दूसरे इंसानों के साथ हम कलाम होता है। अगर उसकी ज़ुबान जो है उन इंसानों की ज़ुबान से नहीं मिलती है तो फिर वो अच्छा शायर नहीं हो सकता है। अ पोइट इज़ जस्ट लाइक वन ऑफ अस एज ही स्पीक्स इन द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन। जब एक शायर जो है आम लोगों की ज़ुबान बोलता है, आम लोगों के जैसे तरीक़ाकार अपनाता है, उसकी वोकैबलरी जो है, उसकी शायरी के मौसूआत जो हैं, तो वो हम आम इंसानों जैसा होता है। लेकिन जो रोमांटिक पोइट्स हैं, ब्यूटी के बारे में, ट्रुथ के बारे में, नेचर के बारे में उनका व्यू जो है वो सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव व्यू से क्या मुराद है? सब्जेक्टिव व्यू ऐसा व्यू है जिसमें शायर के अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस शामिल होते हैं। ये सब कुछ कहने के बाद वर्ड्सवर्थ ये भी बयान करता है, अ पोइट डिफर्स फ्रॉम कॉमन पीपल, कि एक शायर जो है वो आम लोगों से फ़र्क भी होता है। फ़र्क कैसे होता है? बिकॉज ही इज़ सेंसिटिव टू द हैपनिंग्स अराउंड हिम। जो उसके आसपास दुनिया में हो रहा होता है वो उसके बारे में हसास होता है, सेंसिटिव होता है। अ पोइट हैज़ अ डीप कनेक्शन विद हिज ओन फीलिंग्स, इमोशंस एंड मूड्स। शायर का अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और मूड के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। बाहर की दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है शायर की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को और उसके मूड को मुतासर करता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि शायर जब इन तीन चीज़ों के साथ गहरा ताल्लुक़ रखता है तो उसकी शायरी जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा मुतासर कुन होती है। डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ बिलीव्स दैट इमोशंस प्ले अ वाइटल रोल इन पोइट्री। वर्ड्सवर्थ का यकीन है कि इमोशंस जो हैं ये पोइट्री में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। अ गुड पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। एक अच्छी शायरी जो है वो इमोशंस का स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी। और इस शायरी का ओरिजिन क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है इमोशंस। कौन से इमोशंस? रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी, जिन्हें शायर इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ रिकलेक्ट करता है अपनी मेमोरी में। द प्रोसेस ऑफ पोइट्री। द क्लासिसिस्ट अबाइडेड बाय द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ पोइट्री। जो न्यू क्लासिकल पोइट्स हैं वो कदीम शायरी के ज़वाबित जो हैं, जो कवानीन हैं, जो कायदे हैं, उनकी सख्ती से पाबंदी करते थे। Wordsworth is of the opinion that poetry must flow naturally from the soul of the poet, कि शायरी जो है वो शायर की रूह से टपकनी चाहिए, naturally. According to Wordsworth, the good poetry is not an immediate expression of poet's powerful emotions. Wordsworth के मुताबिक एक अच्छी शायरी जो है वो पावरफुल इमोशंस का फ्लो तो होती है लेकिन वो यकदम बाहर नहीं निकल आते हैं। तो इस तनाज़ुर में वर्ड्सवर्थ ने शायरी की 4 स्टेजेस बयान की हैं। तो पहली स्टेज है ऑब्जर्वेशन, कि शायर जो है जब किसी इंसिडेंट को देखता है, किसी इवेंट को देखता है, किसी चीज़ को देखता है, नेचर को देखता है, ब्यूटी को देखता है, ट्रुथ को देखता है, देहाती लोगों को देखता है, रेवोल्यूशन को देखता है,
تو ان چیزوں کو بڑے دھیان کے ساتھ اس کا مشاہدہ کرتا ہے. جب مشاہدہ کرتا ہے بڑے دھیان کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، وہ ساری چیزیں اس کی میموری میں سیو ہو جاتی ہیں. جب وہ چیزیں میموری میں سیو ہو جاتی ہیں تو بہت سارا مواد جو ہے شاعر کے پاس موجود ہوتا ہے. اس مواد میں کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کچھ غیر ضروری ہوتی ہیں. تو شاعری کا تیسرا سٹیج جو ہے وہ ہے فلٹرنگ. تو فلٹرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر ضروری اور غیر ضروری چیزوں میں امتیاز کرتا ہے، فرق کرتا ہے. جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کو نکال دیتا ہے. جب ان چیزوں کی فلٹریشن ہوتی ہے تو شاعری کا چوتھا مرحلہ آتا ہے. اور چوتھا مرحلہ کیا ہے کہ شاعر شاعری لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی دراصل اچھی شاعری ہوتی ہے. فنکشن آف پوئٹری. Classical poets are more concerned with poetic art regardless of any moral values or concerns. نیو کلاسیکل پوئٹس جو ہیں ان کا کنسرن صرف اور صرف آرٹ ہوتا تھا کہ انہوں نے اچھا آرٹ تخلیق کرنا ہے. ویلیوز کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، لوگوں کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، وہ اس بارے میں فکر مند نہیں ہوتے تھے. Wordsworth believes in art for the sake of life. Wordsworth ایمان رکھتا ہے کہ آرٹ جو ہے یہ لوگوں کی زندگیوں سے متعلق ہونا چاہیے، اور زندگی کو پروموٹ کرنے کے لیے آرٹ جو ہے اس کو تخلیق کرنا چاہیے. For Wordsworth, the function of poetry is to elevate the reader. Wordsworth کے نزدیک پوئٹری کا فنکشن یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہے، جو قاری ہے، جو ریڈر ہے، اس کو ایلیویٹ کرے. ایلیویٹ کیسے کرے؟ تھرو دا ٹیچنگ آف مورل ویلیوز. انہیں مورل ویلیوز سکھائے، ان کو فلوسافیکل ویلیو سکھائے، اور انہیں آئیڈیل انسان بنائے. Wordsworth's poetic diction. The language of poetry should be the real language of men. کہ شاعری کی زبان جو ہے یہ لوگوں کی اصلی زبان ہونی چاہیے. It should have no artificiality about it. یہ آرٹیفیشل نہیں ہونی چاہیے. By men, جب وہ مین کی ٹرم یوز کرتا ہے تو اس سے مراد ہے دا رسٹک فوک اینڈ ہمبل پیپل. کہ شاعری کی زبان جو ہے وہ دیہاتی لوگوں کی زبان ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمبل لوگ ہوتے ہیں، ان کی زبان اتنی ہائی فائی نہیں ہوتی ہے، وہ آنیسٹ ہوتے ہیں، نیچر کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو جو شاعری کی زبان ہے وہ بھی انہی سے وابستہ ہونی چاہیے، ان سے متعلق ہونی چاہیے. A selection of such language should be used. The language should be purified of coarseness or oddities. تو جو شاعر کی زبان ہوتی ہے وہ دیہاتی لوگوں سے، عام لوگوں سے، سادہ لوگوں سے، اچھے لوگوں سے ان کی سمجھ سے بالاتر نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جو شاعر زبان استعمال کر رہا ہے وہ ان لوگوں کو عجیب لگے. تو جب شاعر شاعری کرتا ہے تو اس کی زبان میں اپنائیت ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے. It should be language of men in state of vivid sensation. شاعر کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ جو قاری ہے، جو پڑھنے والا عام انسان ہے، اس کی سینسز پر گہرا اثر چھوڑے. The language of poetry is not different from that of prose. جو شاعری کی زبان ہے یہ پروز سے فرق نہیں ہوتی ہے. By language, Wordsworth means vocabulary. جب Wordsworth لینگویج کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے vocabulary. وہ سنٹیکس اور گرامر کی بات نہیں کرتا ہے. Poetic diction. Poetic diction includes the use of language, زبان کا استعمال، choice of words, الفاظ کا چناؤ، phrases, sentence structures, جملوں کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، and figurative language، اور جو ادبی زبان ہوتی ہے. Wordsworth is of the opinion that diction is important in all literature. کہ لٹریچر کسی بھی قسم کا ہو اس میں ڈکشن بہت ضروری ہوتا ہے. It plays a vital role in poetry because it is the poet's medium. خاص طور پر شاعری کے اندر ڈکشن جو ہے بہت ہی اہم رول پلے کرتی ہے، کیونکہ یہ شاعر کے ذریعہ بن جاتا ہے شاعری کرنے کا. The poet's
choice of language. It is the only means of expression in poetry. تو جس زبان کا شاعر انتخاب کرتا ہے اس کی شاعری کی زبان بن جاتی ہے. تو دوستو اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.